आज का हमारा टॉपिक है ऑटोइम्यून कंडीशन और इसके अंदर आ जाती है रोमाटॉइड आर्थराइटिस, एसएलई और एपीएलएस। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं। इंट्रोडक्शन में वो कहते हैं कि ऑटोइम्यून जो डिजीज़ है ना, उसमें आ जाता है रोमाटॉइड आर्थराइटिस, एसएलई, एब्स और स्क्लेरोडर्मा, ठीक है। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है और ह्यूमरल इम्यूनिटी इन्हांस हो जाती है, जिसकी वजह से ये होता है कि जो होती है ना ऑटोइम्यून डिजीज़, वो मोस्टली जो है ना वो इम्प्रूव हो जाती हैं। अलबत्ता वो पोस्टमार्टम पीरियड में जो है ना वो दोबारा से वो फ्लेयर अप उनका आ जाता है। इसलिए वो कहते हैं कि जो रोमाटॉइड आर्थराइटिस है ना वो प्रेगनेंसी में इम्प्रूव हो जाता है और पोस्टमार्टम पीरियड में दोबारा से जो है ना वर्स हो जाता है। सबसे पहले आ जाता है रोमाटॉइड आर्थराइटिस। इसमें ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सिमेट्रिकल आर्थराइटिस है जो जॉइंट पेन, स्टिफनेस और डिफॉर्मिटी कराती है। इसके सिस्टेमिक फीचर हैं जिसमें नोड्यूल बनते हैं, ग्रैनुलोमा बनते हैं, शोगरिन सिंड्रोम है, स्क्लेराइटिस वगैरह। हेमेटोलॉजिकल में आपको नॉर्मोसिटिक एनीमिया मिलेगा और ईएसआर रेज होगा। इसके अलावा ब्लड के अंदर एंटी सीसीपी जो है ना वो पॉजिटिव होगा, एएनए पॉजिटिव होगा, रो एलए पॉजिटिव होगा, ठीक है, 20 to 30% केसेस में। और 5 to 10% केसेस में ना एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी भी पॉजिटिव हो सकती हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी डिक्रीज़ हो जाती है और ये पोस्टमार्टम पीरियड में ना रिवर्ट हो जाती है। इसी वजह से जो है ना 46 से 66% जो रोमाटॉइड आर्थराइटिस वो प्रेगनेंसी में इंप्रूव हो जाता है और पोस्टमार्टम में दोबारा फ्लेयर अप हो जाता है। लेकिन रोमाटॉइड आर्थराइटिस का ना प्रेगनेंसी पे कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है। मैनेजमेंट में यही है क्योंकि ये इंप्रूव हो जाता है, इसलिए जो है ना हमें एनाल्जेसिया जो है ना वो रिड्यूस करना पड़ता है। नेक्स्ट आ जाता है, ये कुछ उन्होंने ड्रग्स बताई हैं जो कि ऑटोइम्यून कंडीशन के अंदर सेफ़ हैं और कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, वो हम बता देते हैं कि पैरासीटामोल जो है ना सेफ़ है, इसको आप जो है ना मैक्सिमम डोज आप इसकी दे सकते हैं। एनसेड जो है ना इसको अवॉइड करना चाहिए, ओलिगोहाइड्रोमनियोज कराती है, प्री मेच्योर क्लोजर कर देती है पीडीए का, और पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया कराती है, फीटल हेमरेज कराती है। एनसेड के साथ साथ जो है ना इनफर्टिलिटी भी एसोसिएटेड, क्योंकि ये ल्यूटनाइज अनरैप्चर फॉलिकल सिंड्रोम करवाती है। उसके बाद इसलिए आप वो कहते हैं कि 32 वीक्स तक जो है ना एनसेड को आपने स्टॉप कर देना, क्योंकि ये फीटल की ना रीनल फंक्शन को इम्पेयर करती है, जिसकी वजह से तो वो ओलिगोहाइड्रोमनियोज होता है। इसलिए जो है ना इसलिए अगर इसको स्टॉप कर देंगे तो ये रिवर्सिबल है। कॉक्स2 इनहिबिटर भी आपको जो है ना कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है प्रेगनेंसी के अंदर। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है ना फर्स्ट लाइन एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है, प्रेगनेंसी के अंदर सेफ है। आर्थराइटिस में, स्किन इन्वॉल्वमेंट, एडिनल ल्यूपस में, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में आप दे सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपने पेशेंट की एडिक्वेट काउंसलिंग कर देनी है रिगार्डिंग इस सेफ्टी। ये टेबल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें उन्होंने बताया कि कौन सी ड्रग्स आपने स्टार्ट करनी है। पैरासीटामोल है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है, सल्फासालाजीन है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, एजाथायोप्रिन है, और ये सारी ड्रग हैं जो आपने अवॉइड करनी है। इस सारे पैराग्राफ में भी उन्होंने यही चीज़ें बताई हैं कि आपको जो है ना स्टीरॉयड अगर देना है तो कॉशन के साथ देना है। इन्फेक्शन, गैस्ट्रेशनल हार्ट डायबिटीज़ और प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन भी करवा सकते हैं स्टीरॉयड। जो एजाथायोप्रिन है वो भी सेफ़ है, ये स्टीरॉयड स्पेयरिंग एजेंट है, अगर किसी को स्टीरॉयड नहीं देना तो एजाथायोप्रिन दे सकते हैं। एंटी मलेरियल ड्रग हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन भी सेफ़ है, और सल्फाजालिजिन सेफ़ है प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग में, लेकिन ये डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर है, इस इंक्रीज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, ओरल क्लेफ्ट और कार्डियोवास्कुलर डिफेक्ट कराती है। इसलिए आपने साथ में जो फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन जो है ना ज़रूर एडवाइस करनी है। गोल्ड और पेंसिलामीन भी अवॉइड करनी है। साइटोटॉक्सिक ड्रग जैसे साइक्लोफॉस्फोमाइड है, मीथोट्रैक्सेड है, क्लोरम्ब्यूसिल है, ये भी हाईली टेराटोजेनिक है, ये भी अवॉइड करनी है। माइकोफिनोलेट मोफिटिल जो यूज़ होती है ल्यूपस नेफ्राइटिस में, ये भी टेराटोजेनिक है, इसको भी आपने ना एजाथायोप्रिन के साथ रिप्लेस कर देना है। एंटी ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर जो होते हैं ना ये भी सेफ़ हैं प्रेगनेंसी में, लेकिन आपने इसको 28 से 30 वीक्स पर डिसकंटिन्यू कर देना है। लाइव अटेनुएटेड जो वैक्सीन होती है ना वो भी आपने अवॉइड करनी है। इट इज़ इंपॉर्टेंट है कि लाइव वैक्सीन अवॉइडेड इन द चाइल्ड फॉर 6 मंथ आफ्टर बर्थ, ठीक है। अगर किसी को एंटी ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर आपने दे रहे हैं तो ये वैक्सीन आपने अवॉइड करनी है। नेक्स्ट आ जाता है एसएलई, सबसे पहला टॉपिक। तो एसएलई जो है ना रिलैप्सिंग और रिमिटिंग कोर्स है इसका, ये जॉइंट्स को अफेक्ट करती है, स्किन को अफेक्ट करती है, रेना और फिनोमिना होता है, किडनीज को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस करती है, एनीमिया, लिम्फोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, हाइपोकम्प्लीमेंटेमिया, रेज, ईएसआर, ये सारा कुछ इसमें होता है। इसमें ये टेबल नेक्स्ट उन्होंने एसएलई के क्राइटेरिया के लिए दिया है, वो हम देख लेते हैं। तो उसमें उन्होंने बताया है कि ये सारे जो फीचर है ना, मेलर है, डिस्क्वायड है, फोटो सेंसिटिविटी और अल्सर वगैरह, अगर इनमें से 4 आउट ऑफ दिस क्राइटेरिया रिक्वायर्ड हैं डायग्नोसिस ऑफ एसएलई के लिए साइमल्टेनियसली होने चाहिए और सीरियली, ये इनमें से 4 क्राइटेरिया प्रेजेंट होने चाहिए, तो फिर एसएलई का डायग्नोसिस बन जाता है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि एसएलई जो है ना इसके साथ एसोसिएटेड है एएनए और एंटी डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंटीबॉडी पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। और पेशेंट के अंदर जो है ना रो एलए एपीएलए एंटीबॉडी विद और विदाउट एप्स भी हो सकती हैं।
इफेक्ट ऑफ प्रेगनेंसी ऑन SLE क्या होता है कि इंक्रीज रिस्क हो जाता है SLE फ्लेयर का, ठीक है। फ्लेयर में इसलिए हार्डर टू डायग्नोज होता है क्योंकि इसके फीचर कॉमन है प्रेगनेंसी के साथ, फटीग, एरिदमा, अनीमा, हेयर लॉस और ये सारा कुछ कॉमन है। अफेक्ट ऑफ SLE क्या अफेक्ट करती है प्रेगनेंसी पर? अगर तो क्यूसेंट SLE है ना तो कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा प्रेगनेंसी पे, लेकिन अगर एक्टिव डिजीज़ है एट कंसेप्शन तो मिस कैरेज, प्री क्लैम्शिया, फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, प्री टर्म डिलीवरी और स्टील बर्थ करवा सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आपने क्या करनी है, प्री प्रेगनेंसी पेशेंट की काउंसलिंग करनी है और उसको बताना है कि जो है ना वो डिजीज़ रिमीशन पीरियड में जो है ना कंसीव करे। लेकिन अगर प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है तो उसको कहना है कि एनसेड डिसकंटिन्यू कर दे, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन कंटिन्यू करे, प्रेडनिसोलोन एजाथायोप्रिन भी कंटिन्यू करे। और SLE फ्लेयर अगर है तो उसको आप ट्रीट कर सकते हैं न्यू और इंक्रीज डोज ऑफ स्टीरॉयड्स के साथ। पेशेंट के अंदर ये जो होते हैं ना रीनल ल्यूपस वाले, उनके अंदर प्री क्लैम्शिया का भी रिस्क होता है, लेकिन जो है ना इसकी वजह से प्री क्लैम्शिया वैसे नॉर्मली डायग्नोस करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम रीनल ल्यूपस वालों को कैसे डायग्नोस करेंगे? इसके अंदर लो प्लेटलेट काउंट, एम्पेयरमेंट, एडीमा, वर्सनिंग ये कॉमन फीचर हैं, ठीक है। तो रीनल ल्यूपस वालों के अंदर रेड सेल और रेड सेल कास्ट मिलेंगे, यूरिन के अंदर हाइपोकम्प्लीमेंटीमिया, रेज एंटी DNA टाइटर होगा। और लेकिन जो प्री क्लैम्शिया वाले हैं उनके अंदर रेस ट्रांसअमाइनेजेस और इसके अलावा अदर फीचर एब्सेंट होंगे SLE के। अगर तो पेशेंट के अंदर जो है ना प्री क्लैम्शिया हाई रिस्क है, जो प्री क्लैम्शिया के लिए फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन के लिए आपने उनका सीरियल ग्रोथ स्कैन कराते रहना और टेस्ट ऑफ फीटल वेलबींग करते रहना और रेगुलर विजिट उनका कराना है जॉइंट ऑब्स्टेटिक और रूमेटोलॉजी क्लिनिक के थ्रू। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है न्यूनेटल ल्यूपस सिंड्रोम है। इसमें वो कहते हैं कि न्यूनेटल ल्यूपस सिंड्रोम होता है, ये एंटी रो और एंटी LA एंटीबॉडी से होता है, ठीक है। और इसके अंदर 5% केसेस में क्यूटेनियस न्यूनेटल ल्यूपस होता है और 2% केसेस में कंजेंटल हार्ट ब्लॉक होता है बच्चों के अंदर, ठीक है। अगर फर्स्ट चाइल्ड अफेक्टेड है ना तो सेकंड चाइल्ड में 10 फोल्ड रिस्क हो जाता है, और अगर 2 चिल्ड्रन अफेक्टेड हैं तो 50% रिस्क हो जाता है, ठीक है। तो न्यूनेटल ल्यूपस के फीचर क्या है कि इसमें जियोग्राफिकल स्किन लीजन होते हैं जो कि अल्ट्रावायलेट लाइट के साथ प्रेसिपिटेट हो जाते हैं और 6 मंथ के बाद स्पॉन्टेनियसली रिग्रेस कर जाते हैं विदाउट स्कारिंग। कंजेंटल हार्ट ब्लॉक जो होता है ना वो 18 to 30 वीक्स के अंदर डेवलप हो जाता है। इसका ट्रीटमेंट इन यूट्रो कोई नहीं है, 1 in 5 अफेक्टेड बेबीज़ के अंदर होता है, लेकिन अर्ली इन्फेंसी के अंदर आप पेस मेकर जो है ना वो डाल सकते हैं, ठीक है। और इसलिए बच्चे को आपने जो है ना रो पॉजिटिव वाले बच्चों को मदर के बच्चों को आपने फीटल एकोकार्डियोग्राफी ज़रूर करवानी है उनकी, ठीक है। और इसके अलावा वो कहते हैं कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है ना ये कंजेंटल हार्ट ब्लॉक और इसको कम कर देता है। नेक्स्ट ये सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। तो इसमें ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर क्लिनिकल फीचर बताए हुए हैं कि जो क्राइटेरिया है डायग्नोसिस ऑफ एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, उसमें थ्रोम्बोसिस मिलेगा, वीनस आर्टेरियल स्मॉल वेसल, प्रेगनेंसी के अंदर 3 और मोर कंसेक्टिव मिसकैरेज लेस देन 10 वीक्स की हिस्ट्री होगी, या 1 और मोर फीटल डेथ ग्रेटर देन 10 वीक्स, या 1 और मोर प्री मेच्योर बर्थ लेस देन 35 वीक्स ड्यू टू सीवियर प्री क्लैम्शिया और प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी। लैब के अंदर एंटी कार्डियोलिपिड एंटीबॉडी और ल्यूपस एंटीकोगुलेंट आपको मिलेंगे, ठीक है। ये कुछ एडिशनल क्लिनिकल फीचर हैं वो भी उन्होंने बताए हुए हैं। वो कहते हैं कि जो एप्स जो प्राइमरी भी हो सकता है और सेकेंडरी टू SLE रूमाटाइड अदर डिसऑर्डर के थ्रू भी हो सकता है। इसकी जो पैथोजेनेसिस होती है ना उसमें इन्वॉल्व है को फैक्टर बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन, जो क्या करता है वो रिड्यूस कर देता है HCG की रिलीज़ को, और ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन इन यूट्रो जो है ना उसको इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से फिर जो है ना उस पेशेंट के अंदर मिसकैरेज का रिस्क ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। टिपिकल एप्स जो होता है ना उसमें सेकंड ट्राइमेस्टर में फीटल लॉस की हिस्ट्री होती है और इसमें सीवियर ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, ओलिगो और अर्ली ऑनसेट प्री क्लैम्शिया होता है। जो है ना इसमें कॉमन फीचर वही है, डिफेक्टिव एबनॉर्मल प्लेसेंटेशन पॉसिबली रिलेटेड टू थ्रोम्बोसिस, ठीक है। इंक्रीज रिस्क ऑफ इसमें थ्रोम्बोसिस होता है एप्स के अंदर, तो एप्स के जो है ना एप्स को हम एक्वायर्ड थ्रोम्बोफीलिया कहते हैं, ठीक है। इसमें जो है ना मोस्टली जो अनयूजुअल साइट होते हैं जैसे कि एक्सिलरी और रेटिनल वेन, यहाँ पे थ्रोम्बोसिस होती है। स्मॉल वेसल में भी हो सकती है, जैसे जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर स्ट्रोक और रीनल डिजीज़ का रिस्क होता है, ठीक है। जो यही वो दोबारा बता रहे हैं कि एप्स का प्रेगनेंसी के ऊपर इफेक्ट है कि इसमें अर्ली और लेट मिसकैरेजेस हो सकते हैं, स्टील बर्थ, प्लेसेंटल अब्रप्शन, फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन और प्री क्लैम्शिया का रिस्क है, ठीक है। मैनेजमेंट में आपने मल्टी डिसिप्लिनरी टीम को इन्वॉल्व करना है। अगर तो पेशेंट की प्रीवियस हिस्ट्री है ना आर्टीरियल वीनस थ्रोम्बोसिस की या फिर लॉन्ग टर्म वारफरीन पे है वो, तो आपने उसको एस्पिरिन और हाई प्रोफिलैक्टिक और ये ट्रीटमेंट डोज देनी है लो मोलेकुलर वेट हेपरिन की एज सुन एज प्रेगनेंसी इज कन्फर्म और एटलीस्ट 6 वीक्स गेस्टेशन टू अवॉइड वारफरीन एम्ब्रियोपैथी, ठीक है। लो मोलेकुलर हेपरिन आप हाई डोज में कंटिन्यू भी कर सकते हैं, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी भी उसको दे सकते हैं।
और पोस्टमार्टम फॉर 6 वीक्स अंटिल वार्फनी इज़ रिकमेंडेड, ठीक है। और उसके बाद जो वुमेन जिनकी में प्रीवियस विदाउट प्रीवियस हिस्ट्री है उनको आप लो डेज एस्पिरिन जो है वो ही बेनिफिशियल है। नेक्स्ट है जी कि आरसीओजी रिकमेंड करती है कि आपने जो लो मोलेकुलर वेट हेपरिन इन एडिशन टू एस्पिरिन भी पेशेंट को देनी है रिकरेंट मिसकैरेजेस वालों को। वुमेन हु हैव सफर्ड अ लेट फिटल लॉस और न्यूनेटल डेथ एट्रीब्यूटेबल टू एएफ्स द रिस्क ऑफ एडवर्स प्रेगनेंसी आउटकम इज हायर कॉमन टू रिकमेंड लो मोलेकुलर वेट हेपरिन इन दिस सिचुएशन, ठीक है। और यही वो रिस्क बता रहे हैं कि प्री क्लैम्शिया अब्डक्शन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन प्री टर्म डिलीवरी का रिस्क होता है, ठीक है। अगर पास्ट ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री है ना ये बेस्ट इंडिकेटर है रिस्क ऑफ एप्स का, ठीक है। सक्सेस रेट फॉर द वुमेन डायग्नोज एंड ट्रीट फॉर एप्स जो है ना उसका 70 to 30% तक सक्सेस रेट पहुंच गया। अब ये टेबल मैनेजमेंट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें उन्होंने बताया कि अगर तो आपको एंटीबॉडी मिलती है लेकिन कोई थ्रोम्बोसिस नहीं है या सिर्फ प्रेगनेंसी लॉस है तो आप उसको एस्पिरिन दे दो और नथिंग या कुछ भी ना दो। अगर प्रीवियस थ्रोम्बोसिस की हिस्ट्री है तो आप उसको लो मोलेकुलर वेट हेपरिन और एस्पिरिन दे दो, ठीक है। और अगर प्रीवियस रिकरेंट मोर देन 3 मिसकैरेजेस की हिस्ट्री है लेस देन 30 वीक तो एस्पिरिन दे सकते हैं प्लस माइनस लो मोलेकुलर वेट हेपरिन दे सकते हैं। फीटल लॉस या सीवियर प्री क्लैम्शिया की हिस्ट्री है ना तो आप उसको एस्पिरिन या लो मोलेकुलर वेट हेपरिन देनी, दोनों ही देनी है आपने, ठीक है। यानी दो कंडीशन है जिसमें आपने एस्पिरिन लो मोलेकुलर वेट हेपरिन देनी, एक तो फीटल लॉस और सीवियर प्री क्लैम्शिया और दूसरा प्रीवियस थ्रोम्बोसिस में। नेक्स्ट ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, ये शॉगरिन सिंड्रोम है, ड्राई माउथ ड्राई आइज़ वगैरह इसके अंदर हैं। स्क्लेरोडर्मा इसके अंदर क्रेस्ट सिंड्रोम होता है, ठीक है। बीक नोज लिमिटेड माउथ ओपनिंग लिमिटेड फेशियल एक्सप्रेशन है, ठीक है। और इसमें वो कहते हैं कि सीवियर पल्मोनरी फाइब्रोसिस और पल्मोनरी हाइपरटेंशन वालों को ना प्रेगनेंसी अवॉइड करनी चाहिए। मैनेजमेंट जो है ना स्क्लेरोडर्मा में प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग करनी है, मल्टी डिसिप्लिनरी असेसमेंट करनी है, ठीक है। और इसमें हाई डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है ना वो उसको अवॉइड करना है जो यूज होते हैं फीटल लंग मैच्योरिटी में, क्योंकि ये प्रेसिपिटेट कर सकते हैं रीनल क्राइसिस को। तो जो इसमें पेशेंट में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं कि जो ब्लड प्रेशर मेजरमेंट वीनस एसेस और कैपिलरी ऑक्सीजन सैचुरेशन वगैरह डिफिकल्ट हो जाती है। चलिए थैंक यू।